जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो एमएम एकेडमी पर दिवाली धमाका ऑफर आ चुका है। जी हाँ, दिवाली धमाका ऑफर, जहां पर आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अप टू 80% डिस्काउंट आप ले सकते हो एमएम एकेडमी ऐप के सब्सक्रिप्शंस पर। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये वन टाइम सब्सक्रिप्शन है। मतलब एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, उसके बाद आप जितने भी वीडियोस अवेलेबल है, पुराने या जो भी आने वाले हैं, वो सभी वीडियोस आप एंजॉय कर सकते हो। आपको सेपरेट कोर्स वाइज सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। और उसी के साथ साथ पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाती है ऐप पर। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि ऐसा डिस्काउंट इतने कम प्राइजेस में, मतलब बाहर जितना एक महीने का है, यहाँ पर आपको 2 साल का मिल रहा है। तो सोचिए 1 साल का कितना कम होगा। तो इस तरीके से आप हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है उसको एंजॉय कर सकते हो। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि दिवाली धमाका ऑफर जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। और हाँ, इसके बाद अब जितने भी त्योहार है वो खत्म हो चुके हैं, इसलिए इसके बाद आपको ऑफर जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो ये लास्ट चांस है, जिन्होंने नवरात्रि ऑफर मिस कर दिया था उनके लिए लास्ट चांस है। यहां पर सही इन्वेस्ट करके हाईएस्ट रिटर्न्स प्राप्त जरूर कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोड बोली गई है कि इफ यू वांट टू मेक द रॉन्ग डिसीजन आस्क एवरीवन। हमें आदत होती है कि हम सबसे कंफर्मेशन चाहते हैं कि ये करे या ना करे, ये करना सही है या नहीं है। सभी लोगों से कंफर्मेशन चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे डिसीजन जो है वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी के अपने अपने ओपिनियन है। अब आप खुद सोचिए, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी नॉट इवन 1%, मतलब 0.3% के आसपास प्रोबेबिलिटी अगर हो, तो फिर आप खुद सोचिए कि कितने लोग उसके फेवर में बोलेंगे कि हाँ, ये एग्जाम जो है बिंदास देनी चाहिए। बहुत कम लोग रहेंगे, क्योंकि आधे ज़्यादा लोग, इवन 90% लोग जो, उनके मन में तो डर बैठा हुआ है ना कि एग्जाम जो है वो क्लियर होगी ही नहीं। तो अगर आप इन 90% लोगों को पूछोगे तो मतलब रहेगा क्या कुछ? इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ यू वांट टू मेक द रॉन्ग डिसीजन आस्क एवरीवन, सभी को पूछ लो। लेकिन अगर आपको सही डिसीजन लेना है तो खुद से एक बार पूछो, खुद से एक बार पूछ कर देखो होगा या नहीं। अंदर से आवाज़ आएगी हो जाएगा। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आप ये सोचते हो कि आप कर सकते हो, या फिर अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो, तो आप सही हो, है ना? तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि ये चीज़, कि आपको ज़्यादा लोगों से कंसल्ट नहीं करना है। जो इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट जो उसमें स्पेशलिटी हासिल कर चुके हैं, उनको पूछना सही है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। आज हम यहाँ पर 11 नवंबर का, देखिए कल जो इंटरनेट है उसकी वजह से मैं वीडियो जो है नहीं ला पाया, लेकिन यहाँ पर हम उसका भी जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है वो भी ले लेंगे। मतलब 10th एंड 11th दोनों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाती है। कौन बनेगा आज सीरीज की मिल जाती है, उसी के साथ आपको न्यूज़पेपर मिल जाता है, इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। टेलीग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कीजिए। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है आपको बताना है। काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, तो आपको इसका नाम बताना है। उसके बाद आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। ये कल का है 10th एंड ये आज का है 11th। तो अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो है पीफिजर वैक्सीन, तो इसके रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया था कि अभी ये अनाउंस कर सकते हैं। जब मैं राष्ट्रपति था, मतलब जब इलेक्शन होने के पहले, इनका यही नहीं था कि वो अनाउंस कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें बोली, तो इसके बारे में हम देखेंगे। यूएस मीडिया कॉल एन इलेक्शन, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाला जो है, ये वाला आर्टिकल हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का अगर हम देखते हैं तो काउंटिंग जो है बिहार में डिले हुआ है इलेक्शन। मतलब आप देखोगे अगर, तो रात को 11 तक बज चुके थे फाइनल रिजल्ट आने के लिए। नहीं तो मोस्टली 5 बजे तक रिजल्ट जो है वो आ जाते हैं, लेकिन 11, और उसमें भी कांटे की टक्कर थोड़ी, मतलब कांटे की नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लोज कॉल था कि मतलब 1-2 सीट पीछे और मेजोरिटी हंग असेंबली जो है वो देखने को मिलती थी। तो इसलिए यहाँ पर जो लास्ट फाइनल रिजल्ट है वो आने तक यहाँ पर काफ़ी मुश्किल सिनारियो चल रहा था। तो इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे क्यों डिले हुआ, शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। यूएस पैनल जूम को प्रोब किया, सेटलमेंट में क्या हुआ है इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। जीएसटी कंपेंसेशन की बात की जा रही है, तो इसके रिगार्डिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे।
फिर एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज देखते हैं, एडिटोरियल में पूरा बिहार 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 ये देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें, ट्रम्प लॉस्ट नॉट ट्रम्पिज्म, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ट्रम्प भले ही चला जाए लेकिन जो ट्रम्पिज्म है वो नहीं जाएगा, जो ट्रम्प ने चीज़ें लाई है वो नहीं जाएगी। बिडेन जो है पूरी तरीके से उसको ये नहीं कर सकता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर आपको याद हो, इससे मैं बोलता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस मत कीजिए। और कुछ पुराने, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, न्यूज़ पुरानी होती है लेकिन नॉलेज कभी पुराना नहीं होता है। इसलिए अगर आप आज 8 नवंबर का भी वीडियो देख रहे हो, 7 नवंबर का भी वीडियो देख रहे हो, 6 नवंबर का भी वीडियो देख रहे हो, 1 नवंबर का भी वीडियो देख रहे हो, फिर भी वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यार वो तो पुराना हो चुका है। एग्जाम में पुरानी चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए नॉलेज कभी पुराना नहीं होता है, न्यूज़ भले ही पुरानी हो जाए। तो इसलिए आप पुराने वीडियोज़ जो है वहाँ से शुरुआत कीजिए, 1 नवंबर से कीजिए, जिससे कि एक लिंक जो है आपको लगे कि काफ़ी सारे आर्टिकल जो है वो रिपीटेटिव रहते हैं। उसी के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि नॉट रेडी फॉर स्मॉग बैटल, यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी और बाकी जो स्टेट में हमें पोल्यूशन बोर्ड देखने को मिलते हैं इसकी बात की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस में सीधा क्वेश्चन इस पर बन सकता है। और ये जो आर्टिकल है ना, ये काफ़ी एक हम बोल सकते हैं एक फनी टाइप का आर्टिकल है, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है सेंट्रल बैंक पर, मतलब जो हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, तो उसकी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब कैसा है कि आरबीआई जो भी यहाँ पर कर रहा है ना, यहाँ पर जो भी सर्कुलर लेकर आता है उस पर जो कोर्ट है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर कर देता है। मतलब जैसे कि आरबीआई का सर्कुलर था कि जो वर्चुअल करेंसीज है उस पर बैन कर देना है ना, तो वो स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। उसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है उस पर भी यहाँ पर वेवर जो है, मोरेटोरियम जो है वो लेकर आ जाओ, उसके लिए भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आरबीआई लेकर आता है और जो कोर्ट है उनको स्ट्रक डाउन कर देता है, उसके अपोज में जाता है। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ये सही है, जो कोर्ट है वो आरबीआई के इसमें भी जुडिशियल रिव्यू अगर लगाए तो क्या वो सही है? क्योंकि आरबीआई का रोल जो है ये सिर्फ एक ही तरीके का रोल नहीं होता है, यहाँ पर उसका पॉलीसेंट्रिक रोल होता है। पॉलीसेंट्रिक प्रॉब्लम की तरफ उसको ध्यान देना होता है ना। तो पॉलीसेंट्रिक मतलब कि भैया उसको जो करेंसी है उसको भी डिवैल्यूएट ज़्यादा नहीं होने देना है, उसी के साथ साथ जो ग्रोथ है वो भी रखना है, उसी के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल में रखना है, उसी के साथ साथ जो बैंक्स है वो भी प्रॉपर फंक्शन करे वो देखना है। तो काफ़ी बड़ा रोल जो है आरबीआई का देखने को मिलता है। और उसमें अगर वो ये सही करने के लिए इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करे जिससे कि ये सही हो जाए, ठीक है, तो फिर ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगी। अगर ये आरबीआई का सोचना है तो उसमें अगर कोर्ट जो है वो दखलंदाजी कर दे कि नहीं 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 तुमने इसका कैसा पूरा कर दिया, वो बोल रहा है अरे बाबा मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से एक बच्चा बदमाशी कर रहा है, इसको अगर मैं एक थप्पड़ मारूंगा तो बाकी अपने आप सुधर जाएंगे, तो इसलिए मैं थप्पड़ मार रहा हूँ। तुम बोल रहे हो नहीं नहीं थप्पड़ मत मारो, थप्पड़ मत मारो, है ना। तो ये ऐसी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो जुडिशियल रिव्यू की जो चीज़ होती है, जुडिशियल रिव्यू जो चीज़ होती है जिससे कि जो मतलब हमारे यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू बेसिकली लागू काय के लिए होता है, हमारे यहाँ पर जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है। अब यहाँ पर हमारे पास सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि एक दूसरे के इसमें थोड़ा बहुत दखलंदाजी हो जाती है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है अपना एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाना चाहिए, अनलॉफुल नहीं करना चाहिए, इसलिए जुडिशियल रिव्यू देखते रहता है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू के भी ऊपर एक जुडिशियल ओवररीच हमें देखने को मिलता है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप बताइए मुझे कि क्या ये होना चाहिए, जो सेंट्रल बैंक है उस पर भी क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपको क्या बोलना है इस पर। और हाँ, जो MM एकेडमी ऐप है उस पर पॉलिटी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है। एंशिएंट हिस्ट्री के 2 ही बचे हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वो भी अभी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मतलब ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एथिक्स एंड ज्योग्राफी फास्ट तरीके से अभी शुरू होने वाला है। उसी के साथ साथ एक और न्यू कोर्स लॉन्च होने वाला है। क्या आप गेस कर सकते हो कौन सा है? जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने सही गेस कर लिया है, मगर फिर भी आप बता सकते हो कौन सा कोर्स होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का होने वाला है। तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं और उसी के साथ साथ दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है। और क्या चाहिए, जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर पहला आर्टिकल देखते हैं। फाइजर वैक्सीन
यहाँ पर जीएस पेपर 3 के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएस ड्रग्स मेकर उसने रिलीज किया है प्रिलिमिनरी डेटा फॉर लेट स्टेज ह्यूमन ट्रायल। देखिए क्या होता है, जब भी कोई वैक्सीन निकलने वाली होती है उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें वो देखते हैं कि भैया क्या क्या हमें चाहिए, किस तरीके से करना है। सेकंड स्टेज होता है कि फिर थोड़ा उसका किस तरीके का रोल है, क्या वो सही कर पाएगी नहीं कर पाएगी। थर्ड होता है ह्यूमन ट्रायल होता है, मतलब अब यहाँ पर सब कुछ हो गया है तो चलो ह्यूमंस पर ट्राई करके देखते हैं। तो उसमें से कुछ वॉलंटियर लेते हैं वो, और वो खुद ही वॉलंटियर खुद से आते हैं, फिर वॉलंटियर जो है वो देखते हैं, और फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो की जाती है। और इस तरीके से जो ह्यूमन ट्रायल है वो होने के बाद फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो सब देखकर जो चीज़ें हैं उसको बांटी जाती है। तो अब यहाँ पर लेट्स ह्यूमन ट्रायल कोविड-19 वैक्सीन जो है डेवलप की गई है जर्मन बायोनटेक वैक्सीन जो है वो मोर देन 90% इफेक्टिव जो है वो फाइंड की गई है। मोर देन 90%, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, मोर देन 90%। फाइंडिंग जो है क्रिटिकल है क्योंकि वैक्सीन जो है इज हेडेड फॉर द रिव्यू बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कौन से टाइप की वैक्सीन है। देखिए वैक्सीन बेसिकली क्या होता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अब तो आपका रट्टा हो गया होगा है ना, कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। कि हमारा शरीर है, अगर कोई वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे शरीर में क्या डेवलप हुई है, हमारी पर्सनल आर्मी जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ है क्या करती है, इस वायरस से लड़ती है और उस वायरस को बाहर भगा देती है। अब जब ये बाहर भगाती है तो एंटीबॉडीज़ जो है क्या वो फिर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं? जी नहीं, वो हमारे शरीर में रहते हैं, जिससे कि अगर दोबारा ये वायरस इन्फेक्ट करने की कोशिश करे तो इन्फेक्ट कर ही ना पाए। अभी तो भी हमारे शरीर में घुस गया था लेकिन बाद में घुस ही ना पाए, क्योंकि घुसने से पहले हमारी बॉडी में ऑलरेडी बने हुए हैं ना सोल्जर्स, तो वो मार देंगे उसको, है ना। यही चीज़ की जाती है वैक्सीन के साथ भी। वैक्सीन में क्या होता है एक्चुअल में कि वायरस ही इंजेक्ट किया जाता है, और वायरस जो है ये वो वायरस नहीं होता है जो हमें इन्फेक्ट करे, बल्कि सिर्फ नॉर्मल होता है जो हमारे शरीर को कोई फालतू की परिणाम नहीं देता है। तो ये जो है ये इंजेक्ट किया जाता है, इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज हमारा शरीर क्रिएट कर लेता है, और फिर एक्चुअल अगर वायरस इन्फेक्ट करने की कोशिश करे तो वो घुस ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा है कि जो हमारा ये है कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस क्या करता है कि वो अटैच होता है ना, अटैच होता है। इसमें क्या किया जा रहा है, ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है इसका क्या किया रहा है, ये जो वैक्सीन है डेवलप की जा रही है यूजिंग mRNA टेक्नोलॉजी। mRNA मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए जो है मॉलिक्यूल, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताएगा सेल को कि कौन सा प्रोटीन जो है वो बिल्ड करना है। mRNA इस केस में अगर हम देखते हैं तो सेल को बताएगा कि भैया तुम स्पाइक प्रोटीन जो है वो रिक्रिएट करो ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस। एक बार अगर ये इंजेक्ट हो जाता है शरीर में तो सेल जो है ये इंस्ट्रक्शन इसके इस्तेमाल करेगा, अपनी कॉपीज क्रिएट करेगा स्पाइक प्रोटीन बनाने की, और फिर उसके बाद यहाँ पर सेल को इम्यून कर देगा। एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी अपने आप। मतलब बेसिकली क्या है कि इसमें एंटीबॉडीज जो है वही हमें क्रिएट करनी है। देखिए इन दी एंड क्या हो रहा है, हमारे शरीर ही काम आ रहा है ना। तो हमारे शरीर से जो नेचुरल चीज़ें निकल रही है, एंटीबॉडीज निकल रही है, वही यहाँ पर काम आ रही है। अब इसमें रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंपनी का फर्स्ट इंट्रीम इफिकेसी एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो वो देखने को मिला है कि यहाँ पर 90% इफेक्टिव है कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए। जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर उन्होंने सेकेंड डोज जो है वो यहाँ पर लिया है, ठीक है, 90% यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या इमरजेंसी अप्रूवल इसको मिल जाएगा, मतलब फटाफट, क्यों क्या होता है कि उसके साइड इफेक्ट्स हमें हो सकता है कि अभी नहीं लेकिन कुछ दिनों के बाद दिखाई दे, कुछ महीनों के बाद दिखाई दे। इसीलिए तो कोई भी वैक्सीन आने को वक्त लगता है, मतलब 2 साल का वक्त तो मिनिमम लगता ही है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो कोरोना वायरस के लिए क्या इतना इमरजेंसी पेंडेमिक चल रहा है, फिर से यहाँ पर जो यूरोप है वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो इमरजेंसी अप्रूवल क्या दिया जाएगा? देखिए ज़रूरी नहीं है। इंट्रीम रिजल्ट रिलीज़ किए गए हैं 94 आउट ऑफ नियरली 40,000 वॉलंटियर्स, मतलब सिर्फ 94 लोग जो है उनका यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 40,000 वॉलंटियर्स में से, ठीक है। और इसीलिए ये यहाँ पर एडिशनल सेफ्टी डेटा जो है वो यहाँ पर बनाएंगे, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि भैया महीनों के बाद भी कोई साइड इफेक्ट हो रहा है क्या, इनका परिणाम क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। अब इंडिया को क्या एक्सेस मिलेगा, सो फार तो अभी तक नहीं लग रहा है कि इंडिया को एक्सेस मिलेगा। फर्म जो है हैव सो फार इंक्ड डील फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डोजर्स ऑफ वैक्सीन, यूएसए, यूके, जापान, यूरोपियन यूनियन। इंडिया जो है मेजरली फोकस्ड है ऑन 5 अदर कोविड वैक्सीन कैंडिडेट, जो यहाँ पर हमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्टेड देखने को मिल रहा है। तो इंडिया का यहाँ पर यही नहीं है कि भैया तुम जो करना है करो, हमको कोई लेना नहीं, हम ऑलरेडी हमारा चल रहा है,
ठीक है, इसलिए यहाँ पर यह है कि ऐसा हो रहा है। अब देखिए ये जो वैक्सीन यहाँ पर बनाई जा रही है ना, इसका मेजर कंसर्न है लॉजिस्टिकल इशू कोल्ड स्टोरेज के लिए। मतलब इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, स्टोर होना चाहिए टेम्परेचर बिलो -90 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतने कोल्ड स्टोरेज में इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर स्टोरेज का, डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे जो ट्रॉपिकल या फिर जो इक्वेटोरियल रीजन में जो कंट्रीज आती है जैसे कि इंडिया, तो फिर उनको कितना प्रॉब्लम होगा, है ना। जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर कितना प्रॉब्लम होगा, कितना वहाँ पर स्टोरेज में, डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ठंडे, इसमें हम कैसे रख पाएंगे उसको। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो फेस किया जा सकता है यहाँ पर। समझ में आया। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं काउंटिंग इन बिहार एंड कोविड। अब यहाँ पर जो इलेक्शन है वो हुआ, इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो फाइनली आउट हो चुके हैं। 243 पूरे के पूरे यहाँ पर काउंट हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ 243 का अगर हम आधा करते हैं, 122 जो है ये यहाँ पर सरकार बनाने के लिए चाहिए रहते हैं। क्योंकि जब सरकार बनती है, देखिए अलग अलग तरीके की मेजोरिटी होती है। कौन सी होती है, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, दूसरी होती है इफेक्टिव मेजोरिटी, तीसरी होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और होती है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, हमने पॉलिटिकल लेक्चर्स में पढ़ा है ना, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं एज पर आर्टिकल 61, एज पर आर्टिकल 368, लेकिन हम यहाँ पर स्पेशल एक कंसिडर करते हैं। सिंपल मतलब क्या है कि 50%, मोर देन 50, यहाँ देखिए मोर देन ही है, ठीक है, मोर देन ही है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब समझ लीजिए कि हाउस में प्रेजेंट है टोटल 50 लोग, ठीक है, लेकिन वोट करने के लिए जो समझ लीजिए 10 लोग जो है वोट करने के लिए तैयार ही नहीं है। 10 लोग बोल रहे हैं कि हम वोट ही नहीं करेंगे। तो मतलब एक्चुअल में प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं, 40। तो 40 का 50%, मोर देन 50%, ठीक है, मतलब 21 वोट जो है वो यहाँ पर चाहिए रहेंगे, तब जाकर सिंपल मेजोरिटी। बहुत सारे जो ऑर्डिनरी बिल्स है सिंपल मेजोरिटी से ही पास होते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या होता है, ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। यहाँ पर बेसिकली देन आता है, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि टोटल हाउस में, टोटल इन हाउस की टोटल स्ट्रेंथ अगर 100 है, हाउस की टोटल स्ट्रेंथ अगर 100 है, और उसमें से 20 लोग जो है वैकेंसी हो गई है 20 सीट्स पर, मतलब किसी ने रेसिग्नेशन दे दिया है, किसी की डेथ हो गई है, 20 लोगों की सीट जो है वैकेंट है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल 80, अब ये हो गई 80 की इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो मतलब यहाँ पर क्या 41 चाहिए रहेंगे। अब यहाँ पर प्रेजेंट भले ही 50 रह रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट 50 ही है, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेंथ 41 लोगों ने इसमें हामी भरनी चाहिए, तब इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो सकता है। ये बेसिकली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, उनके रिमूवल के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी लगेगी, लेकिन लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी भी लगेगी, ठीक है, एंड देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इनके लिए, इनके रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ अगर 100 है तो फिर यहाँ पर 51 जो है वही चाहिए रहेंगे। ये बेसिकली गवर्नमेंट स्थापित करने में काम आता है। जैसे कि 243 टोटल स्ट्रेंथ है, तो इसका आधे से ज़्यादा मतलब 122 जो है इतने चाहिए ही रहेंगे। फिर आती है स्पेशल मेजोरिटी, मतलब कोई स्पेशल अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो, है ना, उसके लिए हम मोस्टली स्पेशल मेजोरिटी इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ एज पर आर्टिकल 61 अगर हम देखें तो इम्पीचमेंट जो होता है राष्ट्रपति का, अपना राष्ट्रपति का, उसके लिए 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, है ना, राष्ट्रपति के रिमूवल के लिए लगता है, बाकी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ एक स्पेशल मेजोरिटी और होती है जहां राज्यसभा जो है वो काम आता है। राज्यसभा ने अगर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास कर दिया तो फिर उसमें क्या होगा, IAS जो मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो क्रिएट की जा सकती है ना। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो ये पूरा फंक्शनिंग हो गया है, मैंने आपको मेजोरिटीज जो है वो शॉर्ट में समझा दी। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, 122 सीट चाहिए थी। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि जो बीजेपी है और नीतीश कुमार की जो पार्टी है उन्होंने यहाँ पर प्री पोल अलायंस किया। अब इनको यहाँ पर मिले हैं 125 मिले हैं, इसलिए अब इनकी सरकार जो है फिर से नीतीश कुमार जो है वही जो चीफ मिनिस्टर है वो बनेंगे। अब इसमें आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी जो है उनको ज़्यादा वोट्स मिले हैं, मतलब ज़्यादा सीटें मिली है, ठीक है, यहाँ पर टोटल 74 जो है वो यहाँ पर मिली है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंडिपेंडेंट है वो एक ही आया है। फिर यहाँ पर जो जनता दल है, जनता दल उनकी 43 जो है वो आई है। फिर यहाँ पर RJD जो है उनकी 75 देखने को मिल रही है,
एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस देखते हैं तो 19 यहाँ पर हमें टोटल देखने को मिल रही है। तो आप इस तरीके से पूरा ये देख सकते हो, मतलब महागठबंधन जो अगेंस्ट में था उनको यहाँ पर कम मिली है, और जो एनडीए हम बोल सकते हैं, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है प्लस यहाँ पर जो जनता दल है, तो टोटल इनकी 125 सीट्स जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो नीतीश कुमार यहाँ पर सरकार बना रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो काफ़ी लेट तक आए। काफ़ी लेट क्यों हो गया था? कई कारण देखिए, बाय 5:30 PM काउंटिंग डे पर, मतलब कल, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रफली 2.7 करोड़ जो है और 2/3 ऑफ द टोटल जो वोट्स पोल किए गए हैं वो हमने अभी मेजर कर लिए हैं, काउंट कर लिए हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर होते तो क्लियर विनर अभी तक हमें पता चल चुका होता, लेकिन अभी पेंडेमिक चल रहा है, उसके वजह से यहाँ पर देरी हो रही है। पेंडेमिक की वजह से क्यों देरी हो रही है? क्योंकि यहाँ पर देखिए वोटर पर बूथ जो है ये कम किए गए। 2015 में अगर आप देखोगे तो 1500, 2020 में अगर आप देखोगे पेंडेमिक की वजह से 1000, है ना। तो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो है, ईवीएम जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, तो एक जगह पर ज़्यादा नहीं रख सकते थे। अगर आप पोस्टल बैलेट देखोगे तो यहाँ पर आप 2015 में देख सकते हो, और इतने ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं पेंडेमिक की वजह से, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। ईवीएम मशीन जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेशंस पर लगाई गई थी, इसलिए फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ, काफ़ी वक्त जो है वो लग रहा था। उसी के साथ साथ जो लोग काउंट करते, मेजर करते एक हॉल में, उनकी भी संख्या कम कर दी गई थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, काफ़ी देरी हो गई। मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टेबल्स ईच काउंटिंग हॉल जो है वो लिमिट कर दिए गए थे 7 पर, एज अपोज टू 14, मतलब 14 लगते थे, लेकिन अब 7 जो है उस पर कर दिए गए थे पेंडेमिक की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर देरी हो गई, तो हो गई, क्या फर्क पड़ रहा है, रिजल्ट तो आ गया हमारे पास। चलिए, यहाँ पर यूएस पैनल जो है उसने जूम को प्रोब किया और सेटल किया हुआ, मतलब फेडरल ट्रेड जो कमीशन है मंडे को कहा कि इट हैड सेटल्ड विद जूम, ठीक है, यूएस बेस्ड वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर, सेटल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लेंट बेसिकली थी क्या, केस जो है जूम के अगेंस्ट में क्या था। जूम ये एक यूएस बेस्ड वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर, काफ़ी लोगों के मन में कंफ्यूजन भी है कि जूम जो है ये चाइनीज़ ऐप है, चाइनीज़ ऐप नहीं है, ये यूएस बेस्ड वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जो सडनली लॉकडाउन के बाद काफ़ी लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि लोगों का वर्क फ्रॉम होम जो है वो चलने लगा। और वर्क फ्रॉम होम की वजह से यहाँ पर जो पहले उसका 10 मिलियन यूज़र्स थे दिसंबर 2019 तक, वो सीधे 300 मिलियन यूज़र्स पर पहुँच गए। अब जब लोग बढ़ जाते हैं, नजरें भी बढ़ जाती है ना। तो यही यहाँ पर देखने को मिला, मतलब अगर आपके पास जो लेक्सस है वो आ गई, तो फिर जो बाकी के लोग हैं उनकी नज़र आप पर आ ही जाती है ना। तो ये चीज़ें होती रहती है। अब जो FTC इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर सीओ मोटो प्रोब किया जूम के अगेंस्ट में, उसने यहाँ पर कुछ प्रोविजन जो है उसको वायलेट कर रहा है जूम, ऐसा कहा। मतलब सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो यहाँ पर लैक कर रहा है, ऐसा बोला गया। मतलब कि जो FTC है उसने यहाँ पर बोला कि जूम जो है उसने झूठ बोला एंड टू एंड एंक्रिप्शन के बारे में। जैसे हमें देखने को ना व्हाट्सएप पर एंड टू एंड एंक्रिप्शन आ रहा है, कि मतलब क्या है कि भैया आपका सिक्योर्ड है, आप जो भी बात कर रहे हो वो सिक्योर्ड है, लेकिन इसमें ऐसा बोला गया उनको कि ये सिक्योर्ड नहीं है। कंपनी ने यहाँ पर जो बोला है कि क्लाइंट की जो मीटिंग होती है वो सिक्योर्ड सर्वर पर होती है, लेकिन उसके भी 60 दिन का वक्त होता है, ऐसा यहाँ पर उन पर ये लगाया गया था कि 60 दिन का वक्त होता है, बाद में ये सिक्योर्ड इस पर लेकर जाते हैं। तो अब यहाँ पर इंडिया पर अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं तो क्या है, इंडिया में देखिए जो भी यहाँ पर बाहर की कंट्री में रूल लगाएंगे वो यहाँ पर जूम जो है वो यहाँ पर भी रूल लगाएंगे, है ना, बट ऑब्वियस है। और उसी के साथ साथ हमारे पास भी अभी ऑप्शन जो है वो आ गए हैं, जैसे कि जियो मीट, पूरा मतलब रेप्लिका जो है वो देखने को मिलता है जूम ऐप का, ठीक है, जियो मीट जो है वो। तो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो 35 मिलियन के आसपास यहाँ पर यूजर्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं जूम ऐप के। तो मतलब काफ़ी बड़ा एक मार्केट है इंडिया के इसमें भी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही है, जो सेटल अप किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर जीएसटी कंपेंसेशन। अब स्टेट जो है वो बोरो कर रहे हैं, किस तरीके से बोरो कर रहे हैं, क्योंकि बोरो करना उनके लिए ज़रूरी है। जीएसटी अगर हम देखते हैं तो क्या है, जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव है ना, पूरा हमें विस्तार में सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इंक्लूसिव है, सभी टैक्सेस को इसने इंक्लूड कर दिया है। उसी के साथ साथ ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, डेस्टिनेशन मतलब जो फाइनल ये होता है उस पर बेस्ड है, ये सोर्स पर कट नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। उसी के साथ साथ जीएसटी के 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इंटरस्टेट
ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो है वो लगता है। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट ट्रेड कर रहे हो तो उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो लगता है। जैसे कि फर्ज कीजिए कि अभी जो एमएम एकेडमी है, एमएम एकेडमी बेस्ड है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो फिर जो महाराष्ट्र से जो ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो उनके लिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो है वो इनवॉइस में दिखाई देगा। मगर जो परचेस कर रहे हैं अदर स्टेट से, तो उनके लिए आईजीएसटी जो है वो दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जो टैक्स है वो किसको जाएगा उसमें यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जो है वो रहना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। आईजीएसटी बेसिकली अलग कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इंटर स्टेट के लिए एक कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें जीएसटी काउंसिल भी देखने को मिलता है। जीएसटी, अब जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल हमने एमएम एकेडमी ऐप के जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, उसमें मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर सेंटर का वोटिंग होता है 1/3, स्टेट का होता है 2/3। हमने हमारे लेक्चर्स, ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस उसमें कई बार देखा है। 75% वोट सपोर्ट चाहिए होता है। जीएसटी काउंसिल अगर हम देखते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, ये सब यहाँ पर लगते हैं। मतलब जिससे क्या है, ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर दर्शाता है। फेडरलिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके कुछ कंसर्न्स भी है। कंसर्न क्या है कि देखिए यहाँ पर जो पेट्रोलियम है उसको एक्सक्लूड किया गया है। जीएसटी काउंसिल डिसीजन जो है वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो जो प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है वो होती है। डिजिटल लिटरेसी जो है, इंटरनेट पेनिट्रेशन, ये काफ़ी कम है ना। तो काफ़ी यहाँ पर कंसर्न जो है जीएसटी से रिलेटेड वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर आप देखोगे, अभी हाल ही में हमने देखा था कि जीएसटी कलेक्शन जो है 1 लाख क्रॉस कर चुका है। अभी लॉकडाउन की वजह से जीएसटी कलेक्शन काफ़ी कम आ रहा था, है ना। अब इसमें क्या था कि देखिए, पहले जो स्टेट्स है वो पहले वैट लगा दी थी, वैल्यू एडेड टैक्स लगा दी थी। हर स्टेट का, हर राज्य का अपना अपना वैट होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो वैट है ये खत्म कर दिया गया। इसके बदले में अब जीएसटी लाया गया। इसकी वजह से जो स्टेट्स हैं उनको नुकसान हो रहा था। तो सेंटर ने बोला देखो यार, तुमको नुकसान हो रहा है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम तुमको पैसा जो है वो पे कर देंगे, कंपेंसेट कर देंगे। तो अभी कंपेंसेशन जो है वो सेंटर कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि सेंटर के पास ही पैसा कम आ रहा था, है ना। तो अब उनको भी खर्च करना है। फिस्कल डेफिसिट जो है ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करें क्या ना करें। यहाँ पर पुदुचेरी के बाद कांग्रेस रूल्ड राजस्थान लास्ट वीक वो लेटेस्ट अपोजिशन रूल्ड स्टेट बना है, जिसने स्पेशल बोरोइंग विंडो जो है उसका इस्तेमाल किया, जिससे कि यहाँ पर शॉर्टफॉल जो हो रहा है उसका यहाँ पर भरपाई कर सके। तो अब यहाँ पर स्पेशल बोरोइंग विंडो क्या है, देखिए, टोटल जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है करंट फिस्कल का एस्टिमेटेड है 3 लाख करोड़ का। शॉर्टफॉल जितना आ रहा है 3 लाख करोड़, ठीक है। कंपेंसेशन सेस कलेक्शन जो है वो एस्टिमेटेड है 65,000 करोड़। तो मतलब आप समझ सकते हैं कंपेंसेशन डेफिसिट जो है 2.35 लाख करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो 2.35 लाख करोड़ है, इसमें से 1.1 लाख करोड़ जो है वो एज अ शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, मतलब शॉर्टफॉल किस पर है, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन पर। और उसी के साथ बाकी जो है वो पेंडेमिक के इम्पैक्ट की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब इतना ह्यूज अमाउंट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर ये है कि भैया इंप्लीमेंटेशन की वजह से, उसका पेंडेमिक से कोई लेना नहीं है। अगस्त में जो सेंटर है उसने 2 ऑप्शन दिए थे स्टेट्स को कि या तो 97,000 करोड़ जो है बोरो करो, स्पेशल विंडो फैसिलिटी जो आरबीआई के द्वारा दिया गया है, या फिर 2.35 लाख करोड़ बोरो करो मार्केट से। मतलब या तो तुम आरबीआई से स्पेशल विंडो से बोरो कर सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि स्टेट्स को भी पेंडेमिक से लड़ना है ना, तो वहाँ से तुम ले सकते हो, या फिर मार्केट जो है वहाँ से तुम बोरो कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन है रिवाइज किया गया, यहाँ पर 1.10 लाख करोड़ और 1.8 लाख करोड़ इस तरीके से रिवाइज कर दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है लास्ट मंथ कि सेंटर जो है वो बोरो करेगा मार्केट से, ठीक है, और फिर बैक टू बैक लोन पेमेंट जो है जीएसटी कंपेंसेशन शॉर्टफॉल जो हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को वो देगा। तो ये भी एक हमें देखने को मिल रहा था, ओके। और ये जो अरेंजमेंट रहेगा, ये जो यहाँ पर गवर्नमेंट लेने वाली है, ये फिस्कल डेफिसिट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। फिस्कल डेफिसिट क्या है कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है और सरकार खर्च कर रही है, इसमें जो डिफरेंस रहेगा, सरकार के पास 10 रुपये आ रहा है, सरकार 15 खर्च कर रही है, तो ये जो 5 रुपये है ये डेफिसिट है ना, सरकार को उधार लेना पड़ रहा है। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसमें उधार दिखाई नहीं देगा, ऐसा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अभी पेंडेमिक की वजह से ऑलरेडी फिस्कल स्टिमुलस जो है वो दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अंडर द स्पेशल विंडो सेंटर ने ऑलरेडी यहाँ पर 12,000 करोड़ रुपए जो है ये बोरो कर लिए हैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो अब यहाँ पर सेकेंड राउंड जो शुरू होगा तो उसमें मतलब समझ लीजिए इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो 2021 में जो हमारा बजट पेश होगा उसके बाद सेंसेक्स जो है उसका कुछ बहुत ही खतरनाक
ये होने वाला है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली पता चलेगा कितना हुआ है ना। बैंकिंग बोलिए, अलग अलग जगह अभी तो सब कुछ कैसा है कि सेंटर जो है वो अनाउंस करता जा रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, है ना। तो सेंसेक्स में भी बढ़ोतरी हो रही है कि ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जब रियलिटी बाहर आए कि चल क्या रहा है एक्चुअल में, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है चल क्या रहा है। मोरेटोरियम पे मोरेटोरियम जा रहे हैं, बैंक्स के मोरेटोरियम जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है नॉट रेडी फॉर द स्मॉग बैटल। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। अब यहाँ पर इतनी अच्छी एक बात बताई गई है ना कि जो लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग, उनकी डेथ होती है पोल्यूशन की वजह से, है ना। मतलब हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है इंक्लूडिंग अस्थमा, डायबिटीज़, कैंसर, बहुत सारी चीज़ें होती है पोल्यूशन की वजह से। अब पोल्यूशन मतलब सिर्फ स्टबल बर्निंग नहीं है साहब। जो स्टबल बर्निंग है वही हमें पोल्यूशन देखने को मिला। पोल्यूशन स्टबल बर्निंग नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। काफ़ी सारे इश्यूज इसमें होते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज होती है, पावर जनरेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, स्टेबल बर्निंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंक्लूडिंग आपके घर में भी जो अलग अलग जो चीज़ें लगाई गई है उससे भी पोल्यूशन होता है, इंडोर पोल्यूशन जिसे कहा जाता है ना। अब इसके लिए जो फूड सोल्जर्स है इंडिया बैटल, जो पोल्यूशन के अगेंस्ट में फाइट करते हैं, वो कौन से ऑफिशियल है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। अब देखिए हमारे पास सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और स्टेट्स में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। अब यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो उसके पास अच्छी खासी पावर है, लेकिन जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके पास एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, स्किल नहीं है, टूल्स नहीं है ना, जिससे कि अपना काम जो है वो इफिशिएंटली कर सके। मतलब हम ये बोलते हैं कि भैया स्टेट वालों ने करना कैसे करेंगे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, स्किल नहीं है। अब देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, जो दिल्ली में बेस्ड है, जनरली वेल फंडेड, उसके पास काफ़ी फंड होता है, काफ़ी रिसोर्सेस होते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती है। उसके पीछे कारण क्या है? पहला ये है कि कोई भी देयर इज़ अ क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। मोस्ट जो स्टेट पब्लिक जो कंट्रोल बोर्ड है उसमें, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें जो स्टाफ है उसका शॉर्टेज देखने को मिल रहा है ना। अगर हरियाणा देखते हैं तो ऑपरेटिंग विद 70% ऑफ द स्टाफ शॉर्टेज, मतलब आप सोचिए कितना स्टाफ का शॉर्टेज है। दूसरा अगर हम देखते हैं जो ऑफिसर्स है वो कोई स्पेशलाइजेशन उनका नहीं होता है, कैसे रोके, कैसे इसको ये करे, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। एक बार रिक्रूट कर दिए गए हैं, हाँ चलो भैया काम करो काम करो, मतलब सब ऑफिसर्स भी यहाँ पर क्लर्क बना दिए गए हैं। तीसरा यहाँ पर देखने को मिलता है कि नेसेसरी लीगल स्किल जो है पोल्यूटर्स पर, वो भी यहाँ पर नहीं होता है। मतलब अगर कोई पोल्यूटर है, कोई पोल्यूट कर रहा है, तो लीगल स्किल्स भी उनके पास नहीं है कि क्या करे। लीगल सेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, जहाँ पर है वो कोई इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो रहा है। फिर यहाँ पर क्रॉनिकली अंडर फंडेड है, पैसा ही नहीं पहुँच रहा है। देखिए हर चीज़ को पैसा ज़रूरी होता है। आपका घर सक्षम बन रहा है, पैसे चाहिए। आपका कोई ऑफिस सक्षम बन रहा है, पैसे चाहिए। तो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। फाइनली यहाँ पर जो है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोल्यूशन कंट्रोल को, ठीक है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर अनरिलेटेड टू पोल्यूशन कंट्रोल, ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो मतलब बेसिकली ये है, और ये मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो अच्छा काम कर रहा है, फिर भी जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल करने में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सक्षम क्यों नहीं है। तो उसके पीछे आप ये सारे रीजन जो है वो लिख सकते हो, काफ़ी अच्छा एक आंसर आपका बन सकता है। अब देखिए एयर पोल्यूशन जो है वो अगर हम देखते हैं तो काफ़ी प्रोफेशनल्स ने अच्छा काम करना चाहिए, उनके पास स्किल रहने चाहिए, है ना, रिसोर्सेज रहने चाहिए, फंडिंग रहनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है। तो क्या होना चाहिए ये यहाँ पर दिया गया है, इंडिया मस्ट एम्पावर टू एक्ट बाय गिवन देम नेसेसरी फंड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, जिससे कि जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये भी अच्छा खासा काम कर सके। अब जब बात हो रही है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई सितंबर 1974 में अंडर वाटर एक्ट 1974। ये पावर एंड फंक्शन लेती है एयर एक्ट 1981 से, मतलब स्टैब्लिश की गई है वाटर के तहत और अपने पावर्स लेती है एयर की तहत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ क्लीनलीनेस प्रमोट करना, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें इसकी हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो अजरबैजान है और अर्मेनिया है उनका कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एंड करने को इनको कहा गया, मतलब पीस डील जो है वो हमें देखने को मिल रही है। रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि अर्मेनिया और अजरबैजान, हमने क्यों कवर भी किया है, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है ना, इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। बेसिकली कौन सा है? नगोर्नो कराबाख, ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला रीजन, इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिल रहा था। अब हुआ क्या है, ये जो पीस डील यहाँ पर लाई गई है, दोनों साइड जो है वो एरियाज जो उनकी पोजीशन थी वो हेल्ड कर लेंगे। अब इससे जो अजरबैजान है उसको काफ़ी गेन होने वाला है, क्योंकि 15 to 20% टेरिटरी वो खो चुका था, अब उसको वो वापस मिल जाएगी, ठीक है।
उसी के साथ साथ रेफ्यूजीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन जो थे, अब वो अपने अपने रीजन में फिर से वापस आ जाएंगे। उसी के साथ जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनको भी यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये कंट्री का अगर प्रिजनर वॉर में लड़ने वाले सोल्जर को अगर ले लिया तो प्रिजनर ऑफ वॉर होता है। ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर एक दूसरे को दे दिया जाएगा। रशियन पीस कीपर जो डिप्लॉय किए जाएंगे लाइन ऑफ कांटेक्ट जो है इस एरिया में वहाँ पर। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, मतलब डेकेड से चल रहा है ना। और इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल में ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको सिर्फ डील जो है उसके बारे में बताया क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। दिवाली धमाका ऑफर जरूर एंजॉय कीजिए, और लिमिटेड पीरियड ऑफर है, देर करोगे तो देरी ही हो जाएगी। इसलिए आज लो, अभी लो, इसी वक्त लो। इतने कम प्राइसेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।